हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया सर हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बताए हैं। तो मैं आज आप लोगों को फाइनली मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बताने वाला हूं ना, वो सबसे पहला होगा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको तीन तरह का देखने को मिलेंगे। पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन का मैं बेहतरीन तरीके से अपनी तरफ से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और एक्सप्लेन का मतलब होता है कि इतना बेहतरीन तरीके से समझिए कि एग्जाम में कभी भी आ जाइए क्वेश्चन तो आपको रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो मैं आज आप लोगों के सामने फाइनली 80 मार्क्स का आप लोगों के जो 2024 में एग्जाम होने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर में, हूबहू उसी तरह से पैटर्न में न्यू पैटर्न प्लस न्यू एग्जाम सिलेबस को देखकर ये हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर ने तैयार किए हैं, जो आज मैं आप लोगों के सामने एक एक करके प्रस्तुत करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे, अगला कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं, इसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाला हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और जो भी क्वेश्चन है इसका तो आंसर आपको मिल ही गया होगा जो दिख रहा है। आप सोचेंगे कि मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। अगर आपको अच्छी तरह से आता है कि सर हाँ, हम इस सब क्वेश्चन को रट्टा लगाकर हम एक क्वेश्चन एग्जाम में लिख सकते हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल इसमें पॉज करके देखिएगा तो अच्छा होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमको रट्टा नहीं लगाना है, हमको समझना है, और समझने के बाद जो लिखने में मजा है ना मेरे प्यारे, याद रखिएगा, वह रट्टा लगाने में नहीं है। रट्टा लगाने में अगर आप रट्टा लगा रहे हैं, अगर कहीं से भी थोड़ा सा माइंड से आउट हो गया है ना, तो देखिएगा पॉलिटिकल का क्वेश्चन लिख रहे हैं आंसर, आप देखिए हिस्ट्री घुस गया इसमें। और समझने का मतलब होता है कि अभी तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, अगर इससे रिलेटेड भी आपके पेपर में आ जाए तो उसको भी आप इजीली से कर सकते हैं। तो चलिए मैं फाइनली आपके सामने एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की मेरे तरफ से 100% में कोशिश करूंगा। बस आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसके बाद इसी वीडियो में आप लोगों को मैं 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 के पेपर में डायरेक्टली छपेगी वो चुन कर लाए हैं। जिस तरह से आप सभी को पता है मेरे प्यारे कि दूध से निचोड़ कर घी निकाला जाता है, इसी तरह से मैं आज पूरे पॉलिटिकल साइंस के बुक से निचोड़ कर 100 मार्क्स का फाइनली क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन अगर आपके पेपर में पूछा जाएगा कि ग्लासनोस्ट क्या है, तो बोलेंगे सर ग्लासनोस्ट का मतलब होता है, ग्लासनोस्ट का अर्थ है खुलापन लाना। बस इतना याद रखना है। ग्लासनोस्ट का अर्थ आपको याद रखना है क्या? खुलापन लाना। इस प्रक्रिया के तहत सोवियत संघ का मतलब होता है रूस, याद रखिएगा। सोवियत संघ की व्यवस्था में खुलेपन की नीति अपनाई गई और शेष विश्व से उसके संपर्क को मजबूत करने का प्रयास किया गया। इन खुले जो ग्लासनोस्ट का अर्थ है आपको पेपर में लिखना है। ग्लासनोस्ट का अर्थ है खुलापन, और यह खुलापन किस देश के साथ, तो बोलेंगे सर वो सोवियत संघ का था। किसका? सोवियत संघ का। इसीलिए लिखे हैं इस प्रक्रिया के तहत सोवियत संघ की व्यवस्था में खुलेपन की नीति अपनाई गई और शेष विश्व में उसके संपर्क को मजबूत करने का प्रयास किया गया। बस इतना अगर सही से लिख देते हैं तो 2 मार्क्स आपके मुट्ठी में आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं सर क्वेश्चन 2, किस देश को वर्चस्व की स्थिति प्राप्त है? और मैंने आपको क्लास में जो अभी हमारे स्टूडेंट हैं, वो जो भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों को पढ़ रहे हैं, जो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हैं, और कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक डाउनलोड नहीं किए, तो कैसे डाउनलोड करना है, नीचे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और मिनिमम 399 रुपये में आर्ट्स की आप ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पे सबसे पहले क्लास में आपको समझाया जाएगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर आप लोगों को 5 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन करवाया जाएगा, फिर आपके मॉडल पेपर का सोल्यूशन भी करवाया जाएगा। वहाँ पे वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा। एक जो तो हम लोग बोलते हैं कि गांव पे एक बॉस आ गया है, उसी तरह से क्या है, एक दबदबा है, समझिएगा। वर्चस्व का अस्थायी है। देखिए अमेरिका को वर्चस्व की स्थिति प्राप्त थी कब? जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। नहीं, वर्चस्व की स्थिति अस्थायी नहीं होती है। क्या जो वर्चस्व की स्थिति है वो अस्थायी होती है? अस्थायी का मतलब बोल रहे हैं कि जो वर्चस्व, जो दबदबा है, एक व्यक्ति का अंदर जो दबदबा होती है, क्या वह हमेशा रह जाता है? तो बोलेंगे नहीं, वह व्यक्ति का दबदबा हमेशा नहीं रहता है। उसके लिए मेरे प्यारे याद रखिएगा, कभी न कभी उसके प्रति कोई व्यक्ति और उससे आगे निकल जाता है, जो हम लोग आज क्रिकेट में देख ही रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3, आसियान की स्थापना कब हुई थी और इसकी प्रारंभिक सदस्यों की संख्या क्या थी? तो बोलेंगे इसकी आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। बस ये डेट आपको याद रखना है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसकी प्रारंभिक सदस्यों की संख्या पहले 5 थी, जो निम्न थी: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर तथा थाईलैंड, ठीक है। पहले कितना था? तो 5 देशों का नाम लिखना है, ठीक है। चलिए
अगला अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओजोन परत क्या है, तो ओजोन परत बोलेंगे, ओजोन परत को हमारी पृथ्वी का कवच माना जाता है। कवच मतलब जैसे अभी हमें अपने बॉडी को कवच करवा के रखा हूँ, मैं एक टी शर्ट पहना हूँ, शर्ट पहना हूँ, तो ये हमारे बॉडी को कवर कर रहे हैं। इस तरह से जो ओजोन परत है वो हमारे पृथ्वी को कवच माना जाता है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर के बाद 40 किलोमीटर तक फैली हुई है, यानी पृथ्वी से हम मापेंगे 10 किलोमीटर ऊपर, तो 10 किलोमीटर ऊपर जहां तक जाएगी डिस्टेंस, तो वहां से हमारा ओजोन परत शुरू होती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। अगर पराबैंगनी किरण अगर हमारी पृथ्वी पर आने लगी तो सभी का सभी व्यक्ति अंधा उत्पन्न होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन था? राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन 22 दिसंबर 1953 को हुई होती। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करेंगे, हुआ था। और इसके अध्यक्ष था, याद रखिएगा, फजल अली। क्या था? फजल अली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है ना, आप एसएससी रेलवे बैंकिंग की तैयारी करेंगे तो आपका पीछा ये नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो बोलेंगे भारत ने जो दूसरा परीक्षण किया था ना, वो क्या था? 11 मई 1998, याद रखिएगा, 1998 में क्या था? राजस्थान के पोखरण जिले में, याद रखिएगा, पोखरण में, याद रखिए कहाँ पे दूसरा परीक्षण क्या था? 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में। एकदम नोट डाउन करें। अगर आपको पहले से आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है ना मेरे प्यारे, तो क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिएगा तो अच्छा होगा आपके लिए। चिपको आंदोलन से क्या अभिप्राय है? और जितना क्वेश्चन है ना, जिस तरह से दूध से घी निकाला जाता है उसी तरह से मैं घी पूरा बुक से घी निकाल कर लाया हूं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपको देखना है या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अच्छा लगे तो एक बार अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चिपको आंदोलन से अभी क्या अभिप्राय है? 1773 ईस्वी में भारत के उत्तराखंड, कहां से शुरू हुआ था? उत्तराखंड। ये भी राज्य बहुत बार पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो बोलेंगे चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी। उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए चिपको आंदोलन किया था। इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन इसलिए पड़ा क्योंकि गांव की महिलाओं एवं लोगों ने पेड़ को चिपक कर विरोध का प्रदर्शन कर रही थी। यानी वहां के जो कोई भी व्यक्ति था उत्तराखंड का, जब 1973 के ईयर्स में सब लोग पेड़ को काटने के लिए आ रहे थे, तो वहां के महिलाएं, उत्तराखंड के महिलाएं और पुरुष दोनों का दोनों पेड़ को चिपक कर, यानी पेड़ को पकड़ कर खड़े रहते थे और कहते थे कि पेड़ को काटने से पहले मुझे काटना पड़ेगा, तब आप पेड़ को काट सकते थे। तो इसके विरुद्ध में ही, याद रखिएगा, पेड़ों के कटाई के विरुद्ध में ही एक आंदोलन चलाया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं चिपको आंदोलन। एक्सप्लेन अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताएं किस तरह एक्सप्लेन बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब आते हैं सर, हम लोग का क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 4 मार्क्स का। अब हम लोग आते हैं अति लघु उत्तर, हम लोग देख सकते हैं। अब लघु उत्तर देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई विश्व व्यवस्था क्या है? मैंने क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से नई विश्व व्यवस्था क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, जो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ रहे हैं। अमेरिका एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करना चाहता था जो राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के शब्दों में आतंक के भय से मुक्त हो सके तथा इसमें शांति एवं सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। 2 अगस्त 1990 को इस इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट, इराक ने कुवैत पर कब हमला किया था? 1990 को, याद रखिएगा, 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर मात्र 6 घंटे में उस अधिकार कर लिया और उससे अपना 9वां प्रांत घोषित कर दिया। इराक को कुवैत को खाली करने के लिए समझाने बुझाने की राजनीतिक कोशिश जब नाकाम हो गई तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर, क्वेश्चन बहुत बार छपा है और इस बार भी छपेगी, 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। शीत युद्ध के समय वर्षों तक चुप्पी साधे रहने वाले संयुक्त राष्ट्र के लिहाज से यह उसका नाटकीय फैसला था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। सीधा सीधा बोलने का मकसद है कि नई विश्व व्यवस्था का मतलब होता है कि जब कुवैत या इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था तो पूरा 6 घंटे के अंदर जब कब्जा किए थे तो पूरा कुवैत को इराक ने कब्जा कर लिया था। तो बहुत सारे राजनीतिक विचारधाराओं ने बताया कि आप जो कुवैत पर कब्जा किए हैं ये गलत तरीके से आप कब्जा किए हैं, ये कब्जा नहीं करना चाहिए। आप लोग बहुत समझाया बुझाया, कई सालों तक देखा कि वह कब्जा को नहीं छोड़ रहे हैं। तब यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक उनके पीछे मोर्चा निकाला और कहा गया कि इसको भून दिया जाए, इसको मुढ़ी की तरह भून दिया जाए। अब उनको जो केंद्र शासित था, यानी जो हम लोग का
ये जो देश था कुवैत, उनको आज़ाद दिलाने के लिए यूएनओ ने बहुत सारा मदद किए थे। इसी को हम लोग बोलते हैं, जॉर्ज बुश ने कहा था न्यू आर्थिक व्यवस्था। याद रखिए आसियान के 3 उद्देश्य क्या था, अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे तीनों उद्देश्यों को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ, अच्छी तरह से देखिए और वीडियो को पॉज करके आपको एग्जाम में इसी तरह से लिखेंगे तो आपको फुल्ली 4 मार्क्स मिलेगी। अन्यथा अगर आप लिखेंगे 2 ही क्वेश्चन का आंसर, 2 ही अगर उनका उद्देश्य लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेगी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका टपकेगा। हाँ, सच कह रहा हूं मेरे प्यारे, टपकेगा ये क्वेश्चन। पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका का वर्णन करें। पाकिस्तान में संविधान के बनने के बाद देश की शासन की बागडोर जनरल आयूब खान, मैंने क्लास में बताया था आप लोगों को, जनरल आयूब खान ने अपने हाथों में ले ली और शीघ्र ही निर्वाचन भी करा लिया। इसके शासन के खिलाफ जनता का विद्रोह हुआ और उन्हें पद छोड़ना पड़ा। एक बार फिर से सैनिक शासन जनरल वहियान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान में शुरू होने के बाद क्या हुआ देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का क्या कार्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्य याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा 5 मार्क्स का या तो 6 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप लोगों को देखना है। वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष से आप क्या समझते हैं, ये भी आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से। वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष से तात्पर्य वैश्वीकरण द्वारा विश्व में आने वाले बदलाव। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में दुनिया भर में कई प्रकार के महान आर्थिक परिवर्तन उत्पन्न कर दिए, जिससे विश्व का आर्थिक ढांचा ही बदल गया। आमतौर पर वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष के आधारभूत पहलू निम्नलिखित है। क्या क्या पहलू समझिएगा एक एक करके। वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी तथा तकनीकी का विश्वास, विश्व में बाधा रहित प्रवाह का होना, वैश्विक आर्थिक साक्षरताओं अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का बढ़ता हुआ प्रभाव, विश्व में बढ़ती आर्थिक समृद्धि के साथ बढ़ती आर्थिक विषमता, राष्ट्रीय कंपनी का फैलता हुआ प्रभाव। आपको इसी तरह से आपको पेपर में लिखना है इसी तरह से। हरित क्रांति, मैंने आपको बताया था हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति के सकारात्मक पहलू क्या है, हरित क्रांति के नकारात्मक पहलू क्या है, मैंने क्लास में ऑलरेडी आप लोगों को स्टडी करा चुका हूं। वहां पे क्वेश्चन इससे भी बेटर मैंने एक्सप्लेन वहां पे आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं। आप जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है, उन लोगों को ये देखने की आवश्यकता नहीं है। खास करके कौन सा क्वेश्चन, सब्जेक्टिव मैं जो पढ़ा के रखा हूं मेरे प्यारे, उस सबको आप अच्छी तरह से देखिए। जो हम लोग प्रतिदिन क्लास में डिस्कस करते हैं उसको अच्छी तरह से आप लोग देख लेना है, तो सारा का सारा क्वेश्चन आप इजीली से अपने मुट्ठी में कर लेंगे, चाहे सब्जेक्टिव हो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अब हम लोग किसका बात करेंगे, तो हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट होगी, पूरा याद रखिएगा मेरे प्यारे। एकदम चुना हुआ क्वेश्चन लेकर आएंगे, एकदम चुना क्वेश्चन जो आपके पेपर में डायरेक्ट टपकेगा। क्या मेरे प्यारे, सच कह रहा हूं, डायरेक्ट टपकेगा। और क्लास अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए सर, पहला क्वेश्चन, शीत युद्ध कब शुरू हुई थी? मैं बताऊं पहला शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले शीत युद्ध का शुरुआत हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था मेरे प्यारे, तो 1940 से स्टार्ट हुआ था, 1918 तक चला था। लेकिन मैं जब दूसरा विश्व युद्ध की बात करूं तो दूसरा विश्व युद्ध 1390 से शुरू होकर 1945 तक चला था। अब जैसे दूसरा विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और उसके बाद शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध का प्रारंभ हुई और शीत युद्ध के प्रारंभ होने के बाद 1991 को शीत युद्ध का समाप्ति हुई। समाप्ति होने के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया था। सोवियत संघ के विघटन होने के बाद पूरे विश्व में 2 ही देश उभर कर सामने आया था, एक सोवियत संघ और एक पूंजीवादी जिसे हम लोग बोलते हैं अमेरिका, ठीक है। तो याद रखिएगा, समाप्ति के बाद आपसे कहा गया तो बोलेंगे सर 1991 को हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, AC इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। क्वेश्चन 2, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? अगर आपसे पूछा जाएगा तो बोलेंगे सर 1961 को। नोट डाउन करें, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं ना, नोट डाउन करते रहिए मेरे प्यारे, सच कह रहा हूं, क्वेश्चन टपकेगा। याद रखिएगा, बेलग्रेड में हुई थी। कहां पे हुई थी? बेलग्रेड में हुई थी 1961 में। 1961 में हुई थी बेलग्रेड में। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए सर 3, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था, तो बोलेंगे सर वो देश का नाम था फ्रांस। क्या नाम था? फ्रांस उस देश का नाम था जहां पे नाटो के विरोध किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जो बोल्शेविक क्रांति है उसका विरोध करने वाला जो व्यक्ति था ना, वो था लेनिन। कौन था? लेनिन ने ही वो कहा था कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था, कि मैं नहीं कहा था कि इसका नेतृत्व मैं करूंगा, इसका लीडर मैं बनूंगा। किसने कहा था? लेनिन ने। क्वेश्चन 5, शॉक थेरेपी कब अपनाया गया?
जो शॉक थेरेपी है वो कब अपनाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बोलेंगे सर शॉक थेरेपी आपके पेपर में ना याद रखिएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। याद रखिए मेरे प्यारे, जो शॉक थेरेपी देख रहे हैं ना, ये 6 मार्क्स का आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे, याद रखिएगा। एक आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगी और 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। शॉक थेरेपी क्या है, इसके परिणाम क्या है, इसके दुष्प्रभाव क्या है, इसके बारे में आपसे पूछेगी। ये चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो रट्टा लगा लीजिएगा, उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन सर 6, मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने, तो बताएंगे सर 1985 में। क्या बोलेंगे सर 1985, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 7 पे, अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण कब हुआ था। मैंने आपको बताया था ना 11 सितंबर, याद रखिए 11 सितंबर 2001 में आतंकवादी हमला हुआ था। याद रखिए कहाँ पे, अमेरिका में। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या बोल सकते हैं, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं अगला प्रश्न पे, याद रखिए क्वेश्चन जो है 8, अमेरिका वर्चस्व का क्या कारण थे। अमेरिका वर्चस्व का मतलब अभी मैंने जस्ट बताइए लाउडली। वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा, दबदबा मतलब बोसगिरी। तो वही आपसे बोल रहा है कि अमेरिका के बोसगिरी का क्या कारण था, बोलेंगे उसकी सैन्य शक्ति थी। उनके पास बिल्कुल बहुत सारा सैनिक था, जब पूरे विश्व में उतना सैनिक नहीं था जितना उनके पास था। एक उनका प्रॉफिट था, उसके ढांचागत शक्ति था, उसके ढांचा सब तरह से उनका शारीरिक शक्ति था, उसकी सांस्कृतिक शक्ति थी, उनकी संस्कृति भी शक्ति थी। इस तरह से बोल सकते ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर क्वेश्चन अगर हमसे अगला पूछा जाए, कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है। मैंने आपको बताया था क्लास में ही, प्रथम खाड़ी युद्ध को ही हम लोग बोलते हैं। याद रखिए क्या, प्रथम खाड़ी युद्ध को बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर युद्ध। कंप्यूटर युद्ध क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10, खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया। जो खुले द्वार की नीति है उनको किसने अपनाया था, तो सभी को पता है चीन ने खुले द्वार की नीति को अपनाया था। अगला प्रश्न पे आते हैं सर 11, किस देश के दंगा के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह यानी NSG का सदस्य नहीं बन पाया, तो बोलेंगे सर चीन के कारण। किसके कारण, चीन के कारण। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12, आसियान के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बताएंगे सर 5। याद रखिए कितना, 5 सदस्य था। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ना वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूएनओ का ही एक अंग है। क्या है, यूएनओ का ही अंग है, जिसके गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिए न्यूयॉर्क में है। ये भी आपको याद रखना है, नोट डाउन करें। ठीक है, इसके क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क किस शहर में है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे, किस द्वीप में है, तो मैनहट्टन द्वीप में है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो हडसन नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूएनओ का गठन कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945। प्रेजेंट टाइम में उसका अध्यक्ष कौन है, गुटेरस। याद रखना है, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हाँ, तो आपसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है, तो बोलेंगे सर द हैग में। कहाँ है, द हैग। और द हैग कहाँ है, तो बोलेंगे सर नीदरलैंड। याद रखिएगा नीदरलैंड। इतना सारा आपको याद रखना है। टारगेट बनाइए पहले से कि 40 में से 40 क्वेश्चन, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होना चाहिए। 40 में से तो 40 का मतलब 40 होता है, ना कि 39। आते हैं सर 14, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव था, तो बोलेंगे सर अमेरिका। मैंने अभी जस्ट बताया था, उस समय 2 ही देश उभर कर सामने आया था सोवियत संघ के विघटन के बाद, एक रूस और एक अमेरिका। तो अमेरिका के पास ही सबसे ज़्यादा ताकतवर देश था उस समय, सभी प्रकार के सैनिक सुविधाएं उपलब्ध थी उनके पास। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला जो अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन सम्मेलन हुआ था वो स्टॉकहोम में। याद रखिए कहाँ पे, स्टॉकहोम में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। जो ग्रीन हाउस गैस है वह वैश्विक ताप वृद्धि से संबंधित है। याद रखिएगा, वैश्विक ताप वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे, नोट डाउन करेंगे, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो बोलेंगे सर 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था एक बार
कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो बोलेंगे सर ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्लास अच्छा लगे मेरे प्यारे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किए मेरे प्यारे, तो जो नीचे नंबर दिए गए ना, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे व्हाट्सएप के साथ, हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। और सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है और डाउनलोड करना है मिसाइल क्लासेस के ऐप को। कैसे डाउनलोड करना है, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहता है मेरे प्यारे, याद रखिए आर्ट्स का एक फाउंडेशन कोर्स है, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें। कौन सा कोर्स है, तो बोलेंगे सर फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स का मतलब होता है वहाँ 0 लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ाया जाता है। वहाँ पे पढ़ाने का जो तरीका है ना, आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा 399 रुपया नहीं बल्कि 3099 रुपया इसका फी होना चाहिए। फी कम इसलिए है ना मेरे प्यारे कि एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़े। हमारा एक ही मकसद है कि कोई भी बच्चा पैसा का कारण जैसे अपनी पढ़ाई को ना छोड़े, बस हमारा एक ही मकसद है मेरे प्यारे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर उस स्टूडेंट तक जो क्लास कोचिंग ट्यूशन वगैरह नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास मनी नहीं है, पैसा का प्रॉब्लम है। इसलिए मेरे प्यारे उनको जरूर आप लोग क्या करें, उनको शेयर करें इस वीडियो को और उनको बताइए कि टेंशन ना लें, आप लोग हमारे साथ एक छोटा सा परिवार है, मिसाइल क्लासेस के परिवार, जो हम सब के सपोर्ट में है। हम लोग मेहनत करेंगे तो बिल्कुल हम लोग अच्छे मकाम पर हासिल कर लेंगे। और मेहनत करवाने के लिए मिसाइल क्लासेस एक कदम आपके आगे रहेगी, ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अच्छी तरह से लेट ना करें क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है आप लोगों का। नज़दीक का मतलब सोचिए कि बस बहुत नज़दीक आ चुका है, आप लोगों को जल्दी से जाना है और कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस होती है, नोट्स भी दिया जाता है, 5 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाया जाता है, पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन, मॉडल पेपर का सोल्यूशन करवाया जाता है, या एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था किसके बारे में, और कोई दिक्कतें होगी तो जो नीचे नंबर दिए गए इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है, तो बोलेंगे सर उदारवाद। क्या हो जाएगी, उदारवाद इसका राइट आंसर होगी। 18 भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था, तो बोलेंगे नरसिंह राव ने, पीवी नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 राष्ट्रीय निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, तो राष्ट्रीय निर्माण की जो सबसे बड़ी समस्या थी वह है देशी रियासतें। क्यों, देखिए देशी रियासतें थी, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था उस समय 4 राज्य था, ए बी और सी और डी। शायद कहाँ पे मैं पढ़ा रहा था, अच्छा अभी मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, पूरे भारत जब आज़ाद नहीं होता ना उस समय भारत में, अभी भारत में कितना राज्य है, तो 28 राज्य है, लेकिन उस समय 4 ही राज्य था। और राज्य का नाम क्या था, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सब नहीं नाम था, उसका नाम था ABCD। तो ABCD में छोटे छोटे बड़े बड़े शहर भी शामिल थे। तो BP मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरकार ने आदेश दिया कि सभी का सभी जो भी बड़े बड़े शहर है उन लोगों को अलग अलग राज्य बनाया जाए, और जो अभी तक भारत में विलय नहीं हुआ है, भारत में शामिल हो, उन लोगों को कहे कि जनमत संग्रह पर हस्ताक्षर करे, वह भारत में शामिल हो जाए। तो वही कह रहा था कि देशी रियासत क्या था, तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर हो क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 20 कि किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया, तो इसका राइट आंसर होगा माउंट बेटन। क्या हो जाएगी, माउंट बेटन योजना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 21 भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी सक्रिय है, तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का याद रखिएगा भाषा भी क्या है, तेलुगु भाषा है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा 22 भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो भारत में चुनाव कराने के लिए भारत का चुनाव आयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 23 भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन था, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का प्रथम प्रवर्तक कौन था, तो बोलेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी, जिसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा, ठीक है। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 24 समाजवादी नेता थे, कौन था समाजवादी नेता, तो बोलेंगे सर नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन आते हैं सर 25 में मेक इन इंडिया का नारा किसने दिया था, मेक इन इंडिया का नारा दिया था नरेंद्र मोदी ने। किसने दिया था, मेक इन इंडिया का नारा दिया था, याद रखिएगा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी, तो बताएंगे सर दूसरी पंचवर्षीय योजना में, याद रखिएगा प्राथमिकता दी गई थी किसको, तो उद्योग को। किसको, तो बोलेंगे सर उद्योग को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दिया था, तो बोलेंगे सर कृषि को। किसको दिया था, कृषि को। तो नोट डाउन करते रहिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, बस 40 में से 40 टारगेट बना लीजिए पहले ही।
नीति आयोग का गठन कब हुआ? देखिए नीति आयोग का गठन मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये जो आयोग का गठन है ना, नीति आयोग, नीति जो है ना मेरे प्यारे, इसको सबसे पहले जाना जाता था योजना आयोग। याद रखिए क्या? योजना आयोग। योजना आयोग का जो गठन हुआ था ना, वो हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। इसी का नाम मोदी ने चेंज करके रख दिया है क्या? नीति आयोग, जिसका स्थापना हुआ था कब? तो 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन टपकेगा 2015, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ। क्या नारा दिया था? गरीबी हटाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया था? तो बोलेंगे सर 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। कौन? इंदिरा गांधी ने। नोट डाउन करते रहिए, मजाक मत लीजिए ये सब, ठीक है? टपकेगा, ठीक है? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? बाद में बात करते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो बताएंगे सर लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी। किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर अगर हमसे 30 पूछा जाए, देशी रियासतों के शासकों को दिए जाने वाला प्रीवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? प्रीवी पर्स क्या है? क्लास में बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाया था, और वो समाप्त हुआ था 1971 में। कब समाप्त हुई थी? 1971। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर 31 पे। 1977 में जनता पार्टी शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था? तो बहुत ही अच्छी तरह से बताया था आप लोगों को, मोरारजी देसाई। जो मर गया था उसी को हम लोग बोलते हैं देसाई, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा 32, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। तो नहीं बुझल पा रहे रे कि तोहनी के तकलीफ हो, तोहनी के कोनो तकलीफ तो नहीं हो ना कि हम बताए तोहनी के खोपड़ी से ऊपर उड़ी चाहो, ऐसा तोहनी के फील नहीं हो ना। ऐसा अगर तोहनी के फील है तो कमेंट कर भी कि सर हमने कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बता भी, ताकि हमने को खोपड़ी में ढुक जीतो। अगर आप लोग चाहते हैं सर धीरे धीरे बताइए, तो आप लोग ये भी बताइए, जो भी दिक्कत होगी बताइएगा। बस मेरा कहने का एक ही मकसद मेरे प्यारे, कि अगर आप आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं ना, तो आर्ट्स का जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से जो फाउंडेशन कोर्स है ना 399 रुपीज़ का, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फी बहुत कम है मेरे प्यारे, और जल्दी से ज्वाइन करें। आप सोचेंगे मेरे पास 300 रुपया पैसा नहीं है, मैं नहीं परचेस करूंगा, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जब आपके हाथ में रिजल्ट होगी ना, तो बहुत बड़ी अफसोस होगी यही कि काश मैं उस बैच को परचेस कर लेता, तो आज मेरा इस नंबर इंक्रीज हो जाता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि वहाँ पे ना एकदम बच्चों की तरह वहाँ पे पढ़ाया गया है। और अभी जो मैं आपको बताया था ना एक्सप्लेन वाला, जो एक्सप्लेन कर रहा था, वहाँ पे जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे आपको भी, आपका थ्योरी लेक्चर का हो, क्वेश्चन आंसर का हो, तो आप सोचेंगे मुझे तो कोई चीज़ याद करने का आवश्यकता ही नहीं, मैं सारा का सारा चीज़ माइंड में सेटअप करने के बाद वहाँ पे आंसर की कर सकता हूँ। इतना बेहतरीन तरीके से वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे, ठीक है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन की संज्ञा दी गई थी? बोलेंगे सर 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। कल ही पढ़ाए थे आप लोगों को क्लास में, है ना। जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं हम, बुक नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस का बुक नंबर 2 में चैप्टर नंबर 8 में आप लोगों को बताया था आप लोगों का क्या, कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, ठीक है। चलिए, स्वर्ण मंदिर पर हमला किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था, तब भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो भारत में उस समय जब आपातकाल लागू किया गया था ना, उस समय था फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में। मेघा पाटकर निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन। टपकेगा, कसम से बोल रहे मैं आपको, ये टपकेगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, क्लास में हम लोग कल ही डिस्कस किए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 37। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में किस राज्य में हुई थी? कल ही बताया था आप लोगों को, पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं 38 पे। मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो पीवी सिंह ने। किसने किया था? पीवी सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुई थी? आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था 2012 में। जो केजरीवाल इसका क्या है? मुख्यमंत्री है। दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल है ना। आम आदमी पार्टी, याद रखिएगा, केजरीवाल बहुत अच्छे व्यक्ति है, और उन्होंने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर काफी ज्यादा सभी चीज में वो उन्होंने ध्यान दिया है, जो 8 राज्य के मुख्यमंत्री ने ध्यान नहीं दिया है। निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो बोलेंगे सर विधानसभा में। कहाँ?
विधानसभा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों का सारा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश किया हूँ। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्लास ज्वाइन करना है या नहीं। तो जल्दी से जाएं और क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें मेरे प्यारे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग क्लास जल्दी से जाएं। अभी भी आपके पास बहुत अच्छा खासा समय, अगर अभी भी अच्छी तरह से मेहनत करना चाहते हैं, अपने आप पर अपना समय देना चाहते हैं, तो अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। 80-90% आपका इजीली से आ जाएगी। बस आपको 8 घंटा पढ़ना है और सही डायरेक्शन होना चाहिए। और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे आप लोग राइट डायरेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो लेट किस बात की, जल्दी से जाएं और क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तो लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे।